आप सभी का इस वीकली करंट अफेयर्स वीडियो 2 अगस्त 2026 जिसमें हम कवर कर रहे हैं 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के करंट अफेयर्स में स्वागत है। और हम साथ साथ कवर करेंगे टॉप 10 न्यूज, उनका एनालिसिस और एमसीक्यूज। चलते हैं इस सप्ताह की जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो खबर है, सारनाथ। ये एक हमारी कल्चरल साइट थे, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब इंडिया की टोटल 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई है। अभी इंडिया में टोटल 37 कल्चरल है, 7 नेचुरल और 1 मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखा दूं इसके, तो चलते हैं यूनेस्को की साइट से ही जो इंडिया की लिस्ट है। देखो कल्चरल साइट है 37, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, ये जो साइट है एंसाइंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ, ये इंक्लूड किया गया देखो 2026 में। और इसके अलावा मैं साथ साथ दिखा दूं आपको कि इसका नेचुरल साइट्स भी ये है, 7 नेचुरल साइट्स है और मिक्स्ड एक काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये सब क्वेश्चंस में बार बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह से हमारे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। अब भी मैं इसके बारे में अगर आपको डिटेल में दिखा दूं थोड़ा, तो जो अभी 2026 में इंक्लूड की गई है ये, इसको ये सारनाथ है। यहाँ पे देखो हमारा नेशनल एम्बलम है और इसको स्टार्ट हमारा इंक्लूड किया गया। अभी की जो लिस्ट है ये 25 जुलाई को इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट के अंदर में। ये 48 सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का बुसान साउथ कोरिया में, वहां पे इसको इंक्लूड किया गया है। सारनाथ के बाद इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ये पूछा जाता है कई बार बौद्ध धर्म से रिलेटेड साइट है। भगवान बुद्ध जिन्होंने पहला जो उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने, वो यहीं पे दिया था। दूसरा इसके बारे में आता है कि नेशनल एम्बलम में जो हमारा शेर है, लोयन है, वो कैपिटल ऑफ अशोका यहीं से लिया गया था। और फिर यहाँ भी आता है कि अशोक का पिलर कहाँ पर स्थित है, अशोक का पिलर भी सारनाथ में स्थित है। देखो जो है अशोक चक्र के अंदर में सारनाथ से लिया गया है नेशनल एम्बलम। किस तरह के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं इसके अंदर में? तो सिंपल, वैसे एमसीक्यू तो बहुत तरह के बन सकते हैं, बट जो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है, जुलाई 2026 में किस बौद्ध स्थल को भारत के 45वीं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो किसको बताया? मैं आपको बताया गया सारनाथ को। ऑप्शंस कुछ भी देगा इस तरह से तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि बट ये स्पेशली पूछा गया जुलाई 2026 में इंक्लूड किया गया 45वीं साइट के रूप में। तो उत्तर आएगा हमारा सारनाथ, क्योंकि बाकी साइट्स भी में से भी जो ऑलरेडी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड है। तो ये हमारा सही आंसर है। इसके साथ चलते हैं हम अगली खबर की तरफ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो आपने नीट के लिए स्टूडेंट्स का एजिटेशन हो रहा था, उसके बाद में महसूस किया जा रहा था कि एग्जामिनेशन सिस्टम्स के अंदर में कुछ ना कुछ सुधार करने बहुत जरूरी है। जो उसके लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाया गया है, जिसके बाद जो एग्जाम्स के बारे में रिफॉर्म्स करेगा। और ये देखो, ये इस कमेटी का जो चेयरपर्सन बनाया गया है नंदन नीलकर्णी, ये एक बहुत बड़ा नाम है एक्चुअली। ये इन्फोसिस जो इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है, उसके को फाउंडर्स रह चुके हैं। इसके बाद जो आधार सिस्टम जो भी है, जिसके अंदर में हमारा आधार कार्ड बनते हैं, उसका डिजाइन करने वाले नंदन नीलकर्णी थे। और ये यूआईडीआई के चीफ भी रहे हैं बहुत टाइम तक। तो यूआईडीआई क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके चीफ भी रहे हैं और काफी टेक्नोलॉजी के मामले में एक एक्सपर्ट्स है। इस ये मानना चाहिए जब इनको चीफ बनाया गया तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम्स में, एग्जाम्स के सिस्टम्स में बहुत टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होने वाली है, बहुत सारे रिफॉर्म्स आने वाले हैं। इनके साथ साथ जो दूसरे मेंबर्स बनाए हैं, एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन थे पहले, ये भी देखो हाईली एजुकेटेड पर्सन है। ये भी तपन डेका, ये आईबी के चीफ थे। तो जो इनका मेनली काम है कि किस तरह का लीकेज हो सकता है, कहाँ पॉसिबल हो सकता है, वो सब चीज इंफॉर्मेशन गैदर करना। इसके अलावा वी कैमाकोटी डायरेक्टर है आईआईटी मद्रास के, ये भी एजुकेशन से जुड़े हुए काफी आदमी है। और एजुकेशन ये सेक्रेटरी रह चुकी है अनीता करवाल। और अमित लाल मीना ये लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स है, ताकि जो हमारे एग्जाम सिस्टम्स में पेपर इधर से उधर जाते हैं या ट्रांसपोर्ट करने हैं, फिर उसमें कहाँ लीकेज के सिस्टम से या कैसे है। और मुझे तो लगता है ये सब जो सुधार के बाद में हो सकता है, ये सब चीज को मैक्सिमम एग्जाम्स को टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब ऑनलाइन करने के ऊपर में और ज्यादा जोर दिया जाए।
फिर भी देखते हैं क्या सुधार होते हैं। तो मेनली इनका जो फोकस एरिया रहेगा एनटीए का पहले रहेगा कि एनटीए में सुधार करना। पर ये आप देखोगे कि जैसे ये लोग इम्प्लीमेंटेशन होगी सुधार, तो एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी और जो बाकी भी आरआरबी वगैरह में भी आपको सुधार होते मिलेंगे, ताकि ये फुल प्रूफ हो सके और जो बार बार पेपर लीक्स हो रहे हैं इसकी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए सोल्व हो सके। इसके अलावा हम किस तरह का एमसीक्यू आ सकता है देखते हैं कि जुलाई 2026 में भारत सरकार ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की घोषणा की। इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो मैं बताया आपको, नंदन नीलकर्णी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के लिंक चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगली खबर की लोकसभा ने इसी से संबंधित था, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही एजिटेशन चल रहा था, उसके लिए उनके डिमांड्स में भी था कि पेपर लीक के संबंधित कानून को सख्त किया जाए। तो थोड़ा कानून को टाइट किया गया है कि जुर्माना, उसकी सजा 10 साल, जो भी पेपर लीक में इन्वॉल्व रहेगा 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगा दिया है। तो ये इसी से रिलेटेड खबर थी। जो अभी आज कॉमनवेल्थ गेम खत्म हो रहे हैं, जो 23 जुलाई से शुरू हुए थे 2 अगस्त तक थे। कहाँ हो रहे थे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ के आयोजित किए गए? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। उसके उसके अंदर में भारत की परफॉर्मेंस की अभी मैं बात करूंगा। और हमारा नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होने जा रहा है? 2030 में अहमदाबाद, इंडिया में होने जा रहा है। ये क्वेश्चंस भी बनता है। और ये इस बार की जो अच्छी परफॉर्मेंस मानी गई है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी कॉमनवेल्थ गेम की। इसमें भारत को 4th पोजीशन पे आया है, फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया रहा है, फिर इंग्लैंड, फिर कनाडा। और ये एक अच्छी परफॉर्मेंस मानी जा सकती है कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर में भारत की इसके अंदर में। एमसीक्यू किस तरह का आ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पदक तालिका में भारत का समग्र स्थान क्या रहा, मतलब टोटल स्थान कौन सा रहा? तो हमारा, मैंने आपको बताया कि 4थे स्थान पर रहा। तो ये भारत का 4th पोजीशन पर रहा। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। चलते हैं। अच्छा, ये आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके बारे में आपने बार बार जिक्र सुना होगा। इससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आता रहता है। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि इसकी एनुअली कितने रुपए मिलते हैं? तो 6,000 रुपए पर एलिजिबल जो जमीन होता है, जो किसान होता है उसको मिलते हैं, उस फैमिली को। ठीक है, किसान को। और ये जो योजना थी 2026-27 में खत्म होने जा रही थी, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया कब तक? 2030-31 तक। तो सीधा क्वेश्चन बढ़ेगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 2030-31 तक। इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितने पैसा मिलता है एनुअल असिस्टेंट? 6,000 रुपए की। तो ये क्योंकि गवर्नमेंट की जो योजनाएं होते हैं इनसे संबंधित हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता रहेगा। ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता है अकाउंट में, जो भी लाभार्थी होता है उसके लिए। गवर्नमेंट की एक और योजना आई है कि समुद्र जो मंथन है उसमें उसके मीन्स समुद्र मंथन का मतलब है समुद्र के अंदर में कुछ ना कुछ किया जाएगा, उसमें से ऑफ सोर्स एक्सप्लोरेशन किया जाएगा कि समुद्र में से कैसे तेल निकाल सकते हैं, जो भी मिनरल्स है उनको निकालने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये इसका आउटले है 84,000 करोड़ के आसपास खर्च करेगी गवर्नमेंट, ताकि समुद्र के अंदर से हम रिजर्व और तेल निकाल सकें। इसके लिए इसका कैसा एमसीक्यू बन सकता है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समुद्र मंथन? समुद्र मंथन जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना तो नहीं है, गैस सुरक्षा मजबूत करना, भारत के तटीय शिपिंग, तो गहरे समुद्र में मतलब नहीं, ये हमारा है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। नक्शा, ये भी रिसेंटली कुछ एग्जामों में पूछा गया है कि नक्शा क्या है। नक्शा एक अर्बन लैंड मैपिंग का प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स एंड जियोस्पेटिकल टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है पूरी जमीन को, जो भी शहरी क्षेत्र का जो जमीन है, जो प्लॉट्स है, उनको को मैपिंग की जाती है, किसका है किसका नहीं, उसकी डिटेल्स कलेक्ट की जाती है। ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 19 फरवरी 2025 को। ये अभी पूरे
इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है, 27 स्टेट्स में अलग अलग जगह पे चल रहा है, पायलट नेचर का मीन्स ये अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सभी जगह, बट इसके ऊपर अभी ट्रायल चल रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज के अंडर में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसमें ड्रोन के हिसाब से मैपिंग की जाती है, जीआईएस इंटीग्रेशन किया जाता है। तो इस तरह का सिस्टम है। इसके इसके ऊपर में कैसे किस तरह का एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि हमारा जो नक्शा का मुख्य उद्देश्य शहरी भूमि पार्सलों को मानचित्र करना है, नक्शा का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका नक्शा की फुल फॉर्म क्या है। तो हमारा आधारित आवासीय कृषि, कृषि का तो नहीं है, मैं बोला शहरी है, तो शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण से, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अभी सांस्कृतिक चीजों की तरफ चलते हैं। कुछ कांवड़ यात्रा 2026 शुरू हो गई है, 30 जुलाई से है। इसमें क्या होता है, जल लेके आते हैं गंगा नदी से कहीं से भी जल लेके आते हैं, गंगा, गौमुख या बिहार, दूसरे नदियों से, पवित्र नदियों से ले लेते हैं। जहां भी शिव का मंदिर होता है वहां पे उस गंगा जल को चढ़ाया जाता है। तो कांवड़िया ये सावन की यात्रा है और 30 जुलाई को शुरू हुई है और 11 जुलाई को जल अभिषेक किया है। मेन मेन जो है ना, उस दिन सावन शिवरात्रि है। तो इसमें अगर हम मैथोलॉजी से जुड़ी हुई बातें देखें कि किस लिए ये किया जाता है, तो बोला जाता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था उस समय पे इसके अंदर से, समुद्र के अंदर से जहर भी निकला था। तो दुनिया को उस जहर से बचाने के लिए शिव ने उस जहर को पी लिया था। तो उसका इसलिए उनका गला जो है ना नीला हो गया। तो नीले इसलिए शिव का नाम, दूसरा नाम आपको हिंदी के लिए बता दो, पर्यायवाची में नीलकंठ भी बोलते हैं। और वो उस जहर के असर को कम करने के लिए उसके जो श्रद्धालु लोग हैं वो गंगा जल हमेशा शिव की मूर्ति के ऊपर में चढ़ाते हैं। तो ये हमारी धारणा है इस तरह के। तो सांस्कृतिक क्वेश्चंस भी अभी कल्चरल से संबंधित क्वेश्चंस जरूर पूछे जा रहे हैं। और ये इंटरनेशनल कुछ खबरों के ऊपर देख लेते हैं। ट्रंप ने अनाउंस किया है एग्रीमेंट जो कि हमास के जो एरिया में, गाजा में जो हमास के टेररिस्ट बोल सकते हो, एक्टिविस्ट बोल सकते हो, ये जो भी थे, वो अपने हथियार डाल देंगे और उसके बाद में वहां पे गाजा का जो एरिया है उसका डेवलपमेंट का काम चालू होगा। आपको बता दूं, ये गाजा जो स्ट्रिप है ना, यहाँ पे इजराइल और फलस्तीन के बीच में हमेशा झगड़ा चलता रहा है इसी के ऊपर में। और पिछले कुछ दिनों से भी अभी थोड़े कभी शांति हो जाती है फिर चल जाता है। तो हमास गाजा एरिया को फिर अमेरिका ने क्या किया है कि गाजा को हम अलग से एक डेवलप कर देंगे एग्रीमेंट करके, और उसको एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह, ना तो वो इजराइल के कब्जे में रहेगा पर फिलिस्तीन की एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी, बट वहां पे को एक डेवलप एरिया बनाएगा। इस तरह का कुछ एग्रीमेंट किया है और उसको करने वाला है बोर्ड ऑफ पीस। तो बोर्ड ऑफ पीस का मतलब है ये जो कमेटी उसने बनाई है ट्रंप ने, इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट कॉमर्शियल जो कंटेनर फ्लाइट है नेपाल के लिए गई है। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी भी, ये जो जो फर्स्ट चीज के लिए कब किस स्टेशन से किस स्टेशन तक गई, फर्स्ट डायरेक्ट कॉमर्शियल कंटेनर फ्लाइट ट्रेन कोलकाता पोर्ट से लेकर, कलकत्ता से लेकर कहाँ गई, विरंतनगर कस्टम यार्ड नेपाल, सीधा वहां तक गई। तो इस तरह का क्वेश्चंस आ जाता है कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जो कॉमर्शियल थी फ्लाइट सामान लेके सीधा सीधा गई, तो भारत और नेपाल के बीच में चली, किसी स्टेशन से किसी स्टेशन के बीच में चलाई गई। आगे सीएसएफ का, सीआरपीएफ का रेजिंग डे मनाया गया। 87 सीआरपीएफ का रेजिंग डे था 27 जुलाई 2026 को। इस दिन 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ, जिसका पहला नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया था। बाद में 1949 में इसका नाम बदल के सीआरपीएफ कर दिया गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। ये भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। इसका करीब 3,25,000 की इसकी स्ट्रेंथ है, टोटल जो इसके मेंबर्स हैं इसके आसपास है। इस तरह से आपका धन्यवाद। मैं आप मेरे साथ बने रहे, देखते रहे हर सप्ताह की नई नई वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।